जय हिंद प्यारे साथियों, आपका फिर से और विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी की जो परीक्षा है, इस यूपीएससी की परीक्षा में हमारे 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, देन मेंस और सबसे एंड में रह जाता है हमारा इंटरव्यू, साक्षात्कार। जैसे ही हम प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में जो अगला कदम रखते हैं वो हमारा मुख्य परीक्षा के लिए रहता है, मेंस के लिए रहता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि प्रीलिम्स पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव बेस रहता है बेटा। इसमें क्या रहता है कि हमारा रिटन पेपर होता है, मेंस जो है रिटन पेपर होता है बेटा। और ये मेंस पेपर जो है अपनी एक अलग अहमियत रखता है यूपीएससी के नज़रिए से। तो उसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए, उसी मुख्य परीक्षा को बेटा ध्यान में रखते हुए, इसके जो हमारे पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, GS1, GS2, GS3 और बेटा GS4, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा सामान्य अध्ययन पेपर 1 को लेकर के, यानी कि प्रश्न पत्र 1 को लेकर के, GS1 को लेकर के। और आप सब लोग जानते हो इस चीज़ को लेकर के कि जो GS1 का जो पेपर रहता है अपना, इसमें अपना इंडिया एंड वर्ल्ड का हिस्ट्री रहता है बेटा, यानी कि भारत और विश्व का इतिहास। सेकंड नंबर बेटा इसमें अपना ज्योग्राफी रहता है, ज्योग्राफी। और बेटा अपना भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, इसमें हमारा प्रश्न पत्र 1 में, प्रश्न पत्र प्रथम में सम्मिलित रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा आज से हम मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हमने रखा है आप लोगों का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र को देखते हुए, 1 को देखते हुए आधुनिक भारत से स्टार्टिंग की हम लोगों ने, जिसमें कि हम प्रश्न को देखेंगे। और पहला प्रश्न इसमें मैंने दिया हुआ है आप लोगों को कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। उसके स्ट्रक्चर को बात करेंगे और इसको हम थोड़ा सा समझेंगे भी कि किस तरीके से हम अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उत्तर अच्छा लिख सकते हैं। तो अंत तक लेक्चर में बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। जो है प्रश्न में कह रहा है बेटा ये कि स्वतंत्र भारत में सहकारी आंदोलन, कौन से बेटा, सहकारी आंदोलन, शब्द को पकड़िएगा सबसे पहले, सहकारी आंदोलन, इनके उद्भव के लिए उत्तरदायी बेटा सामाजिक और आर्थिक कारण, बेटा कौन से, सामाजिक और आर्थिक कारक कौन से थे। और इसी के साथ में इन आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित कीजिए। उत्तर आपको लिखना है बेटा ये 200 शब्दों में। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए कि इसमें कह रहा है सहकारी आंदोलन बेटा, कि सहकारी आंदोलनों के उद्भव के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा बन जाता है बेटा यहाँ पे सहकारी आंदोलन बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसमें जो चर्चा करेंगे वो सहकारी आंदोलन को लेकर के करेंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हो इस चीज को, अपने इंडिया में, अपने भारत में देखोगे जो सहकारिता आंदोलन है उसका एक लंबा और एक विस्तृत इतिहास रहा है। अगर बात की जाए लगभग अप्रॉक्स में 100 वर्षों से भी अधिक, 100 वर्षों से भी अधिक एक टाइम पीरियड के दौरान देखोगे, एक अवधि के दौरान देखोगे, तो इन आंदोलनों ने क्या किया था बेटा, जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उस अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बदलाव जो थे बेटा, कौन कौन से, सामाजिक और आर्थिक, इन सामाजिक और आर्थिक बदलावों में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि भारत में देखोगे सन 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में जो सहकारी समिति थी, जो सहकारी समिति विधेयक था वो लाया गया था। और 1912 ईस्वी में बेटा, सन 1912 ईस्वी में ये कानून बन गया था एक तरीके से। और वहीं अगर 1919 की बात कर ली जाए तो 1919 में जो रिफॉर्म एक्ट था बेटा, कौन सा, रिफॉर्म एक्ट, ये रिफॉर्म एक्ट पारित किया गया। और रिफॉर्म एक्ट पारित करके जो है, जो सहकारी विषय थे, उन विषयों को देखा जाए तो राज्यों को हस्तांतरित किया गया। इसके बाद समय समय पर सहकारी संस्थाओं के लिए अनेक कानून बनाए गए। तो ये बात हम कर सकते हैं अपने सहकारी आंदोलनों को लेकर के।
ठीक है, इसमें आप लगभग अप्रोक्स में 40 से 45 शब्द इसमें आप दे सकते हैं। इतनी वर्ड लिमिट इस सहकारी आंदोलनों को लेकर के होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि भारत में जो सहकारी आंदोलन हुए उनके उद्भव के लिए जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां थी वो उत्तरदायी जो रही वो कौन सी रही। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि इनके आंदोलनों के उद्भव के लिए जो उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक कारकों की जो बात कर रहा हूं बेटा वो कौन सी परिस्थितियां रही। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो भारतीय जनता थी उनमें एक तो अशिक्षा, क्या चीज बेटा, एक तो अशिक्षा और दूसरी चीज बेटा गरीबी, ये व्याप्त थी। और जब भारतीय जनता में अशिक्षा और जब गरीबी व्याप्त थी तो इसका कारण क्या हुआ कि जो साहूकार थे बेटा, जो व्यापारी वर्ग था, जो साहूकार थे, इनके जो ऋण जाल थे, जो टैक्स के फंसाने के जाल थे, इनमें ये फंस गए और उनका काफी तरीके से क्या हुआ बेटा, शोषण हुआ, शोषण हुआ। और एक तो अधिकतर देखोगे, अत्यधिक देखोगे विभाजित और विखंडित जो जोत था उसका आकार, एक वैकल्पिक रोजगार का अभाव, यहां तक कि अकाल की बात हम कर सकते हैं, अकाल और बीमारी या फिर आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, इनकी समस्याएं या मुकदमेबाजी या अत्यधिक बेटा ऋणग्रस्तता, इनकी उपस्थिति, ये एक कारण इसका हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि जो सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज थी बेटा, इनके 50 वर्षों से देखोगे, ये 50 वर्षों से लगभग बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्स में, कन्फर्म नहीं है ये चीज, लगभग औसतन 50 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो 50 वर्ष में देखोगे ये अस्तित्व में होने के बावजूद भी बेटा ग्रामीण ऋण जो होता है उसकी आवश्यकताएं जो हैं उनके लिए एक औपचारिक ऋण की जो संस्थाएं थी उनकी हिस्सेदारी लगभग 9%, 9% से भी कम थी। और इसके भीतर सहकारी समितियों का जो हिस्सा था वो 5% से भी कम था। और व्यापारी और अमीर जमींदारों की बात की जाए, जो व्यापारी और जो अमीर जमींदार थे वो उधार लिया करते थे। तो 75% से अधिक की बात की जाए तो ग्रामीण ऋण थे, ऋण टैक्स जो कि उधार लिए जाते थे। एक तो ये परिस्थिति हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जो अपना भारत था, उस भारत में जो सहकारी आंदोलन हुए बेटा, अगर उनकी विशेषताओं की बात करें यहाँ पे, और इसमें बेटा सामाजिक आर्थिक कारक में बेटा आप जो है लगभग 50 से और 70 में आप वर्डिंग दे सकते हैं, शब्द इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करें कि आंदोलनों की जो मुख्य विशेषता थी उनके बारे में बात करें। देखिए, एक विशेषता में हम कह सकते हैं नंबर 1 पर कि जो सहकारी आंदोलन थी उनकी विशेषताओं की बात करें, एक लंबे और एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें या कृषक आंदोलन की बात करें, कृषक आंदोलन, इनकी जो औपनिवेशिक विरासत थी इनको इन आंदोलनों ने सफलतापूर्वक बदल दिया था। अगर इनके संसाधन और स्वामित्व की बात की जाए तो इनकी जो बढ़ती हुई जो वर्ग परंपरा थी उनको कुछ वर्गीकृत संगठनों के सामूहिक स्वामित्व को आगे बढ़ाया। साथ में ही अगर बात करें तो जो आंदोलन थे वो कृषि सुधार के साथ साथ, अगर बात करें इस कृषि आंदोलन के साथ बात करें, जो कृषि सुधार थे उनके साथ साथ बेटा जो ग्रामीण हस्तशिल्प थे, कौन, हस्तशिल्प, इन हस्तशिल्प और जो लघु उद्योग थे इनके सुधार पर भी केंद्रित रहे, इनमें भी सुधार किया। और इन आंदोलनों ने बेटा अनगिनत, अनकाउंटेबल एक भागीदारी व्यवसाय प्रतिष्ठान या प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म होती है ना उनके रूप में, और जो मिश्रित पूंजी कंपनियां हैं इन सब के रूप में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन विशेषताओं में हम इनको ले सकते हैं और लगभग बेटा 40 से 45 शब्द हम इनमें जोड़ सकते हैं। अंत में आप निष्कर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो सहकारी आंदोलन था उसने भारत में बेटा अभूतपूर्व सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और कृषि स्थायित्व के साथ साथ देखोगे, किसके साथ, इस कृषि किसके साथ, कृषि स्थायित्व के साथ साथ जो कृषक अशांति थी उसको कम करने का एक हम कह सकते हैं कि अद्वितीय कार्य भी इसने किया। ये हम निष्कर्ष में थोड़ा सा इसको खींच करके 30 से 40 वर्ड में हम इसको दे सकते हैं। तो अपना जो उत्तर बनेगा बेटा 200 शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप जो क्या करेंगे कि सहकारी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद जो उत्तरदायी सामाजिक और जो आर्थिक कारक थे बेटा उन पर चर्चा करेंगे, और देन उसके बाद जो आंदोलनों की बेटा जो मुख्य विशेषताएं थी उनको आप चर्चा में लाएंगे, और देन उसके बाद बेटा आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो आपका उत्तर एक सटीक तरीके से बन जाएगा। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रथम प्रश्न का जो प्रश्न पत्र का जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है प्रथम, उसमें जो आधुनिक भारत का जो प्रश्न रखा गया है, और ये करंट के मुद्दे को लेकर के रखा है बेटा, थोड़ा सा समसामयिक मुद्दों को लेकर के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और आप इसका आंसर लिखने के बाद में हमें आप सबमिट कर सकते हो, और इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7895860463। इस पे आप अपने उत्तर की जांच करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रयास करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के सुजमत होन सुजान, और रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। यानी कि बेटा जो रस्सी होती बेटा वो पत्थर पर भी निशान पाड़ देती है। तो आप जितना अभ्यास करोगे, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, इस विचार को रखिए और आगे मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप उत्तर को लिख पाएंगे। चलिए।